नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है वो हो चुकी है और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे को उम्मीद है जिनका स्कोर बहुत अच्छा है और इसके कट ऑफ से रिलेटेड भी अपन ने बात की थी। कहाँ तक इंटरव्यू की कहाँ तक फाइनल कट ऑफ रह सकती है, इन सारी चीज़ों की अपन बात पहले ही कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें अपन ये देखेंगे, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमें इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो होता है कि हमारे क्लास का बहुत बड़ा रोल होता है और उस बहुत बड़ा जिसका रोल है इंटरव्यू में, ऐसी उस कक्षा का टॉपिक जो है उस टॉपिक का चयन किस प्रकार से करें, ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने प्रश्न होता है। और इस प्रश्न के समाधान में अभी तक बच्चे इंटरव्यू की तैयारी तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बस टॉपिक को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हमसे क्या पूछ लेंगे, या टॉपिक का निर्धारण हमें ही करना है, या वो दे इंटरव्यू बोर्ड जो होता है वो हमें टॉपिक देता है। इन सारे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने चलते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो मैं ऐसे बच्चों के जब कॉल और मैसेज आते हैं तो लगता है कि देखिए, इंटरव्यू के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 1% भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज्ञान जो है, उस ज्ञान की परीक्षा आपके रिटन एग्ज़ाम से हो चुकी है। अब आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के बाद जो आपका पढ़ाने का तरीका है, उस तरीके का को चेक करना होता है कि आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो कितना इफ़ेक्ट करता है बच्चों को और कितना अच्छी तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। और यही चीज़ जो है वह इंटरव्यू में देखी जाती है। दूसरी परिस्थिति से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं कि जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बना दिया जाएगा, तो आप सबसे पहले स्त्री शिक्षा के विषय में क्या बात करेंगे? या फिर बात करते हैं हायर एजुकेशन को और अच्छा किस तरह से आप बना सकते हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चन्स हैं जो परिस्थिति से संबंधित होते हैं। इसके अलावा एक तीसरे को क्वेश्चन होते हैं तीसरे टाइप के, वो होते हैं एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और न केवल एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रावधान है वो पढ़ना है, इसके साथ में ही इसको और बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है और तीनों लेवल पर, जैसे प्राथमिक स्तर, जैसे एजुकेशन जो है वो प्राथमिक स्तर की अलग है, फिर उसकी बात करें तो वह फिर कॉलेज एजुकेशन अलग है, स्कूल एजुकेशन अलग है। तो इन सारे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कॉलेज उच्च शिक्षा, इनमें जो एजुकेशन पॉलिसी है क्या है, अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत में संस्कृत के विकास के लिए एजुकेशन पॉलिसी में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके साथ में ही संस्कृत की भाषा के विकास के लिए कौन-कौन सी संस्थाएँ वर्तमान में भारत और राजस्थान में काम कर रही हैं, का पूरा परिचय जो है वह हमें एक रजिस्टर, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, वह हम उनके आंसर दे पाएँ। सबसे पहली बात हमें क्या लगता है कि बहुत ईज़ी लगता है कि जैसे कोई पूछ ले, आपका परिचय दीजिए। अब हमें अभी तो लगता है, अब मैं जैसे बोलूँ कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे! ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे तो मैं बहुत अच्छे से आंसर दे दूँगा। लेकिन जब जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि जब अपन वहाँ पर जाते हैं, तब हमारा परिचय तो ठीक है, हम दे लेते हैं अच्छे से। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम जॉब में होते हैं, तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि चलिए आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर थे, तो आप बताइए कि आपके स्कूल में कौन-कौन सी शिक्षा संबंधित राज्य सरकार की योजनाएँ चल रही थी। अब ऐसे में क्या है, 1-2 योजनाएँ तो जो चलती हैं, हमारे आँखों के सामने रहती है, तो हम उसको बता देते हैं कि ये है। लेकिन अगर उसमें से भी डीप में जाकर के जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हम वहाँ पर भी जाकर के कहीं न कहीं निरुत्तर हो जाते हैं और वो हम आंसर उसका नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आपको बेझिझक बोल देना है कि हमें इसका आंसर नहीं आता है। कहीं पर भी कोई भी घबराने की बात नहीं है और ना घुमा-फिराने की बात है। ठीक है? दूसरी बात, एक हमेशा मैं कहता हूँ वो ये है कि एक अच्छा या आदर्श इंटरव्यू वही है, में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं जिसको आपने उन पास किया हुआ था। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण कोई भी बालक होता नहीं है। ठीक है? कहीं न कहीं ज्ञान की अपूर्णता रहती है और बस अगर आपको किसी विषय में अगर आप अपूर्ण हैं, उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको उसके लिए उनको सीधा एक कह देना है कि सर इस क्वेश्चन का समर्थ नहीं हूँ, या इसको मैं पढ़ के तो आया था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये एकदम सरल सा आंसर देंगे तो वह आपको
दूसरा जो प्रश्न उनका जो भी होगा वो पूछेंगे। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और अगर आप उनको घुमा फिरा रहे हो, तो हो सकता है, देखिए इंटरव्यू का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न होता है। आपके जवाब, उनके क्वेश्चन होंगे, आपके जवाब होंगे और आपके जवाब से ही उनके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप घुमा फिरा करके उनको घुमा फिराने की कोशिश कर रहे हो, आपके मुंह से ऐसे कुछ शब्द निकलेंगे जिनको वो पकड़ लेंगे और उनको वहां, उसको पकड़ने के बाद फिर क्वेश्चन वहां से पुट अप होंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, उनके आंसर ही आप दीजिए, और नहीं आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को पास करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साक्षात्कार का जो इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में हमारा पाठ्य विषय जो है का चयन हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, हम जब पाठ्य विषय जो हमारे वहां पर हमें पढ़ाना है का चयन जब भी करें, तब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वह क्या ध्यान रखना है? तो एक तो वो क्या हो, स्पष्टार्थ प्रतिपादक हो। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वह स्पष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाला हो, वह स्पष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाला हो। ऐसा नहीं हो, देखिए बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा टफ टॉपिक ले लेंगे तो हमारी विद्वत्ता हम उनके सामने दिखा पाएंगे, लेकिन नहीं। आप, आपके विद्वत्ता की परीक्षा वहां पर नहीं है, आपके पढ़ाने का जो तरीका है उसी की परीक्षा है। तो आप किसी भी सूत्र को ले सकते हो, श्लोक को ले सकते हो, और वहां पर आप उसको किस तरह से पढ़ा रहे हो, वही चीज आपको देखी जाती है। ठीक है, एक अपन डेमो एक सूत्र के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहली बात, जो भी आप लें तब उसको स्पष्ट ऐसा हो कि जो अपने अर्थ को स्पष्ट प्रतिपादक प्रतिपादित कर रहा हो। दूसरा, सरल और सुबोध हो, ऐसा लेना है टॉपिक जो एकदम इजी समझ में आ जाए। ठीक है, और उसका आद्योपांत मतलब स्टार्ट से लास्ट तक संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे काव्य प्रकाश का काव्य लक्षण हम जैसे ले रहे हैं, क्या लिया? काव्य प्रकाश का काव्य लक्षण हमने लिया। तो काव्य प्रकाश का काव्य लक्षण अगर हम ले रहे हैं, तो तद्दोष शब्दार्थ सगुणावलंकृत पुनः क्वापी, तो उसमें क्वापी पद क्यों आया है, विशेषण पद क्या है, विशेष्य क्या है ना? ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि किस पद किसके लिए क्या आया हुआ है, तद तद जो शब्द है वो किसके लिए आया हुआ है। और इसके साथ में ही दूसरे जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, साहित्य दर्पण है, ठीक है, काव्यादर्श है, इनके सबके अनुसार भी हमें काव्यों के लक्षण पता होना चाहिए, अगर हम काव्य लक्षण को पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कुछ भी पढ़ाएं तो उस टॉपिक का आद्योपांत हमें आगे से पीछे तक लास्ट सब कुछ पता होना चाहिए। कारक पढ़ा रहे हैं तो कारक कहते किसे हैं, कारक कितने हैं, कारक किस मत के अनुसार, लघु सिद्धांत के अनुसार कैसे हैं, उनका क्रम क्या है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं, उसका क्रम क्या है, उन ये सारी चीजें, और कौन से कारक का विधायक सूत्र कौन सा है, ये सारी चीजें, और जो सूत्र या हम पढ़ा रहे हैं उस सूत्र का भी हमें पूरा ज्ञान। ये चीजें हमें इंटरव्यू के टाइम पे जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सरल हो, और दूसरा, आराम से सामने वाले को समझ में भी आ जाए और सरस हो, मतलब सामने वाले को भी इंटरेस्ट है। इस तरह का टॉपिक हमें सेलेक्ट करना है। अब अपन संस्कृत के सिलेबस की बात करते हैं। तो संस्कृत का सिलेबस जो है, तो बहुत से बच्चे ऐसा पूछते हैं, सर क्या मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति में से भी प्रश्न पूछते हैं, अर्थशास्त्र में से भी प्रश्न पूछते हैं, या हमें पूरे सिलेबस में से पूरा सिलेबस कवर करके चलना है, या उसका कुछ भाग ही कवर करके चलना है? तो मैं इसमें जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि इसमें देखिए, एक तो है काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य शास्त्र, इसके बाद संस्कृत साहित्य, तीसरा जो है वह है दर्शन, और एक जो है वह है धर्मशास्त्र। पांचवा जो है वह है व्याकरण। ये संपूर्ण सिलेबस का अगर विभाजन करें तो ये पांच भागों में, और छठा अगर भाग बात करें तो वो है अर्वाचीन कवि।
ये 6 भाग संपूर्ण सिलेबस के हो जाते हैं अपने। अब इसमें से इंटरव्यू में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए काव्य शास्त्र को तो बहुत अच्छी तरह से करके ही जाना है। काव्य शास्त्र में भी बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि काव्य शास्त्र में भी जो महत्वपूर्ण है वह है काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। काव्य प्रकाश और क्या है, साहित्य दर्पण। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से करके जाना है, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, क्योंकि इन दोनों में से प्रश्नों के पूछने की संभावनाएं रहती हैं और दोनों का कंपैरिजन भी पूछा जाता है। लक्षणा को काव्य प्रकाश में क्या कहा है, साहित्य दर्पण में क्या कहा है, अभिधा को काव्य प्रकाश में क्या कहा है, साहित्य दर्पण में क्या कहा है, और दोनों में कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन से रिलेटेड प्रश्न हमें बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। कहने का मतलब यह है कि काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र जो है उस काव्य प्रकाश को काव्य शास्त्र को हमें पढ़ना है। साहित्य, संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में आपको आप पता ही है क्योंकि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो संस्कृत साहित्य जितना भी है, रघुवंश हो सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो सकता है, कुमार संभव, जितने भी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं का सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। जैसे उसमें मंगलाचरण क्या है, उसमें मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है। इसके बाद अगर नाटक की बात करें तो नाटकों के भरत वाक्य जो है वह भरत वाक्य भी हमें पता होना चाहिए। और सामान्य सी रघुवंश में जैसे रघुवंश जो है वह उसमें कितने सर्ग हैं, कितने राजाओं का वर्णन है, प्रधान रस क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हमारे सिलेबस में है, जैसे रघुवंश का पहला सर्ग और 13वां सर्ग हमारे सिलेबस में है, तो उनका तो आपको सामान्य ज्ञान तो रहता ही है और इसके साथ में उसका विशेष ज्ञान भी रहता है। ठीक है, तो साहित्य जितना भी है, संस्कृत साहित्य जो हमारे सिलेबस में है और नहीं है, वो सारी चीजें जो है वह साहित्य से सामान्य सामान्य सी वो हमें पता होनी चाहिए। और उसमें भी जो प्रसिद्ध जैसे सूक्तियां जैसे हैं, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, नैषद विद्वांस औषधम, उपमा कालिदासस्य, है ना, ये जो सूक्तियां जो हैं इनके विषय में इनके आंसर जो हैं वह हमें हमारे रजिस्टर में पहले से हमें लिखने हैं कि इसके लिए हमें अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसके जवाब क्या देना। जैसे उपमा कालिदासस्य, ये जो सूक्ति है उसके विषय, ये सूक्ति क्यों कही जाती है, या फिर ये सूक्ति के विषय में आप कहां तक सहमत हैं, ये बात सही है या कालिदास के लिए या नहीं है। तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि उपमा कालिदास है वह इंदुमती स्वयंवर के लिए वहां पर की गई है, संचारिणी दीप रात्रो यम यम प्रतीताय पतिंबरासा। तो वो जो इंदुमती स्वयंवर जो छठे अंक का छठे सर्ग में है रघुवंश के, वहां से है। और फिर इससे रिलेटेड जो आंसर है कि ये बात जो है वह सही है या नहीं उपमा कालिदासस्य के लिए, तो वास्तव में फिर आपको उसका आंसर देना है कि हाँ ये बात जो है वह सही घटित होती है, क्योंकि कालिदास ने वहां पर इंदुमती स्वयंवर के समय पे उपमा, जो उपमा अलंकार है उस उपमा अलंकार का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इस तरह से ऐसी सूक्तियां जो हैं उन सूक्तियों का जो अर्थ है या उस सूक्तियों को स्पष्ट करने के लिए आपको अपने रजिस्टर में ये सारी चीजें तैयार करके पहले से ही रखनी है और उसको पढ़ के जाना है। सारी सूक्तियां जितनी है, मागे संति त्रयोगुणा, दंडिनः पदलालित्य, ये सारी चीजें। इसके बाद बात करते हैं अपन दर्शन। तो दर्शन में जो है वह सांख्य कारिका, इसके बाद है वेदांत सार और तर्क भाषा। ये चीजें थोड़ी सी हाईलाइट करके पूछी जाती हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो दर्शन से रिलेटेड है, उसका सब्जेक्ट जो है वो दर्शन है, तो दर्शन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें दर्शन से सांख्यकारी का, जैसे हम अगर टॉपिक सांख्य दर्शन में से हम लेना चाह रहे हैं तो इसमें दर्शन में सांख्यकारिका में जैसे सत्कार्यवाद है, प्रकृति पुरुष है, इन टॉपिकों को ले सकते हैं। सत्कार्यवाद के बाद है प्रकृति स्वरूप और पुरुष स्वरूप। ऐसे इस तरह के टॉपिकों को हम ले सकते हैं। और दर्शन में अगर हमारा सब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि दर्शन में से हम कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए सेलेक्ट करें, तो आपको सांख्य कारिका में से भी ले सकते हो, वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय आदि जो है अज्ञान का स्वरूप है वहां से भी ले सकते हैं। और इन सबकी सामान्य जानकारी भी हमें
होनी चाहिए। धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, अर्थशास्त्र है, इनमें से टॉपिक जो है वह पढ़ाने के लिए जहां तक मैं मानता हूं कि हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसे समझाएं या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिखता नहीं है मेरे को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि धर्मशास्त्र में से अगर आप नहीं लें तो ज्यादा बेटर है। फिर भी ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे विद्यार्थी जिनका धर्मशास्त्र रहा है, अगर वो चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट रहा है और हम इसमें से ही पढ़ाना चाहते हैं, तो वह भी बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से ग्रेजुएशन वगैरह इसी सब्जेक्ट में किया है, तो वो इस टॉपिक में से भी ले सकते हैं। दूसरी बात, प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की बात काव्य शास्त्र से प्रश्न हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, दर्शन से हो सकते हैं। धर्मशास्त्र जो है उसमें से क्या है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। अगर टॉपिक आपका क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और इस बीच मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की बात आ जाती है, तब वहां से प्रश्न होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अदरवाइज सीधा काव्य प्रकाश, काव्य शास्त्र के प्रश्न चल रहे हैं और सीधा वो मनुस्मृति पे आ जाए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपका जो अच्छा पॉजिटिव टॉपिक है, जो अच्छे टॉपिक कर रखे हैं आपने, उन्हीं की तरफ आपका इंटरव्यू चले, यही कोशिश करना है। इंटरव्यू की दिशा और दशा आप स्वयं निर्धारित करते हो, इसलिए आपको ये वही चीजें बोलनी है जिसमें आप परफेक्ट हो। अगर आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो और अगर वो चीजें आप बोलते हो, तो वो हो सकता है एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चनों को पकड़ सकता है, और एक बार आपका वीक पॉइंट एग्जामिनर को पता चल जाता है तो फिर आपको वहीं पर लेके जाएंगे और फिर आप उलझते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अच्छा टॉपिक है या जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, उन्हीं सब्जेक्टों के आसपास ही आपको इंटरव्यू को चलाना है। और याद रखना, अभी आपको लगता है कि 15 मिनट एवरेज जो इंटरव्यू का समय है वह 15 मिनट या 20 मिनट होता है, और 15 मिनट और 20 मिनट इंटरव्यू क्लास में जाने के बाद, इंटरव्यू हॉल में जाने के बाद कहां निकलते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसलिए दूसरी बात, इंटरव्यू कितना समय चलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि मेरा इंटरव्यू 30 मिनट या 35 मिनट चल रहा है तो बेस्ट है। ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बच्चे कैंडिडेट भी देखे हैं हमारे टाइम पे कि जिनके 40 मिनट इंटरव्यू चला, 45 मिनट इंटरव्यू चला, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। और ऐसे बच्चे भी देखे हैं, ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिनका इंटरव्यू 12 से 15 मिनट में खत्म हो गया, फिर भी उनकी अच्छी रैंक आई है और वो सेलेक्ट हो गए। इसलिए इंटरव्यू का टाइम जो है वह सिलेक्शन का कोई भी मापदंड नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम जो धर्मशास्त्र की बात हो गई, व्याकरण और अर्वाचीन कवि। अर्वाचीन कवियों से रिलेटेड प्रश्न उस परिस्थितियों में पूछे जाते हैं कि अगर आप उस अर्वाचीन, आपके अगर शहर में या आपके जिले में ऐसा कोई कवि है, अगर आप जैसे जयपुर के हो, तो जयपुर से में अगर जयपुर में जन्म लेने वाले जितने भी मोस्ट ऑफ कवि, अर्वाचीन कवि जयपुर में ही जन्म हुआ है उनका, तो आपको अर्वाचीन कवियों से संबंधित यहाँ पूछा जा सकता है कि भाई जयपुर में संस्कृत के कौन कौन से कवि हुए हैं, तो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमें पता होना चाहिए। तो हम जिस भी हमारा जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोई ऐसा अर्वाचीन कवि है जिसका जन्म वहां हुआ है या उसका संबंध उस जिले से है, तो आपको उसको अच्छी तरह से करके जाना है। अदरवाइज अर्वाचीन कवियों से संबंधित प्रश्न न के बराबर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण में जो टॉपिक हैं उनमें आपको कारक, समास, कारक समास, संधि से प्रश्न यद्यपि नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी कहीं कोई अगर अपन साहित्य के हैं और कोई श्लोक वहां पर पढ़ा रहे हैं और वहां पर अगर पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पर संधि कौन सी, संधि की सामान्य सी जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए। तो कारक है, समास है, संधि है, इन चीजों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वह इंपॉर्टेंट कही गई हैं। अब मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आप व्याकरण में से कोई टॉपिक लेना चाहते हो, मैंने खुद ने भी व्याकरण, मेरा यद्यपि साहित्य है लेकिन मैंने व्याकरण का ही सूत्र एक पढ़ाया था, 4 थे द्वंद्व सूत्र पढ़ाया था और उसकी व्याख्या वगैरह मैंने वहां पर की थी, और वहां पर व्याख्याओं में उनके जितने क्वेश्चन थे वह मुझे आ गए थे। लेकिन एक क्वेश्चन जो था वृत्ति में, एक पद था कर्तरी करके,
वो क्यों लिया गया, ये प्रश्न पूछा गया था और उसको मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था कि इसको हटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा इसकी वृत्ति में, ये पूछा गया था और वो उसका जवाब मैं नहीं दे पाया था और मैंने बोल दिया था कि सर क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। तो ठीक है, उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो व्याकरण जो है, व्याकरण अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और अगर हिम्मत रख करते हैं कि मैं इसके सारे अगर क्वेश्चन कुछ भी सूत्र ले रहा हूं और इसके जो आंसर हैं वो मैं दे सकता हूं, तो आपको व्याकरण जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ऐसा ही लेना है कि जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, मतलब 5 या 7 मिनट में वो खत्म भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने काव्य प्रयोजन ले लिया, वो काव्य प्रयोजन पढ़ा रहे हैं तो वो काव्य प्रयोजन हो ही जाता है 15-20 मिनट का। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा ही टॉपिक लेना है जो 5 या 7 मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पढ़ाने के बाद उनके क्वेश्चन भी तो होते हैं। अगर आप ऐसा कोई बड़ा टॉपिक ले रहे हो जैसे काव्य प्रयोजन, तो काव्य प्रयोजन लिख रहे हो, है ना, तो लिखने में ही 5 मिनट हो जाएंगे, तो आप उसको पढ़ाओगे, इतना आपको समय देंगे ही नहीं और बोल देंगे ठीक है आप बैठ जाइए, है ना। तो आपकी अगर योग्यता है, आपके अंदर कितना भी अच्छा पढ़ाने का तरीका है, लेकिन आपका टॉपिक जो है वो ज्यादा बड़ा होने के कारण वह आपको पढ़ाने के लिए ज्यादा नहीं बोलेंगे और सीधा बोल देंगे कि ठीक है मतलब बैठ जाइए आप। मतलब एक श्लोक लिखा तो श्लोक भी अनुष्टुप का हो तो ठीक है, मतलब ज्यादा समय नहीं। अगर आप शार्दुल्य विक्रीडितम या शिखरणी का कोई छंद ले आते हो और उसका श्लोक लिखो 4 पंक्तियां, तो वो लिखने में ही 10 मिनट हो जाएंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर आप साहित्य से हैं और अगर श्लोक पढ़ा रहे हैं तो श्लोक में आपको ध्यान रखना है कि अनुष्टुप छंद का या आर्या छंद जो है उसका कोई भी श्लोक ले लें, और वह क्योंकि लिखने में भी समय कम व्यर्थ होता है और आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक ये चीज होती है कि आप सभी जॉब में हैं और हम हमारे सभी की प्रैक्टिस ये होती है कि हम स्कूल वगैरह में चौक चौक जो होती है उस चौक और उस बोर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंटरव्यू जब होता है तब वहां पर मार्कर बोर्ड दिया जाता है आपको। तो मार्कर बोर्ड क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो मार्कर बोर्ड पर अगर आप पहली बार वहां पर सीधे आरपीएससी में जाओगे उस बोर्ड के सामने, तो डेफिनेट आपके अक्षर जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे और आप कहीं ना कहीं खुद को कंफर्ट फील नहीं करोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके स्कूल या आपके घर में मार्कर बोर्ड है तो द बेस्ट है। अगर अन्यथा स्कूल में अगर आपके मार्कर बोर्ड है तो आपकी प्रैक्टिस है ही। अगर स्कूल में आप मार्कर बोर्ड प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप घर पे एक मार्कर बोर्ड ले आइए और उसमें फिर उस मार्कर से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, एक अच्छा सा सबसे अच्छा जो मैंने भी ये चीज फील की है कि किसी को भी सामने बाहर बिठा दीजिए और वो आपका अन्वेषण करे कि आपके पढ़ाते समय आप कहां गलतियां कर रहे हो। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्लास वाला जो पोर्शन है, आपको एक टॉपिक ऐसा ही सेलेक्ट करना है जिसको आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से वहां पर उसका आप प्रदर्शन कर पाए। इसका आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और टॉपिक कोई भी लें, किसी में भी लें, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके लेना है। और दूसरी बात, एक या दो टॉपिक ही नहीं लेने, आपको हर में से काव्य शास्त्र के जैसे 2-3 टॉपिक ले लीजिए, साहित्य में से 1-2 श्लोक लीजिए, दर्शन में से 1-2 श्लोक 1-2 सूत्र या कारिका जो है उसको ले लीजिए। इसके बाद धर्मशास्त्र, व्याकरण, व्याकरण में अगर कुछ पढ़ा रहे हो तो आप सूत्र में से कुछ पढ़ा लीजिए, सूत्र ले लीजिए, उसकी वृत्ति, उसके उदाहरण, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से आपको करना है और इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर बात करते हैं अपन क्लास की। क्लास पढ़ाते कैसे हैं, तो एक डेमो देख लेते हैं अपन कि किस तरह से आपको पढ़ाना है। चलिए एक डेमो क्लास देख लेते हैं कि किस तरह से टॉपिक देखना है और किस तरह से हमें उसको पढ़ाना है। इस चीज को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक कारक प्रकरण का एक सूत्र लेते हैं कि किस तरह से हमें इसको पढ़ाना है। ठीक है, तो कारक का पहला ही सूत्र है वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे मात्रे प्रथमा। देखिए बोर्ड पर आप जब भी लिखें तब जो भी लिख रहे हैं उसको लिखते समय, लिखने के साथ साथ में आपको बोलते भी रहना है ना। ये एक पढ़ाने का तरीका है कि आप ऐसा नहीं हो कि लिख रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं।
आप जो भी लिखें उसको बोलते हुए लिखें, ताकि एक क्लास जो है वह सजीव बनी हुई होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसकी वृत्ति है वह है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। ठीक है, ये इसकी वृत्ति है। प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है, इसका सामान्य सा अर्थ है वह है नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकम। अर्थात नियम पूर्वक जो अर्थ का उपस्थापक है वह प्रातिपदिक कहलाता है। और इसकी प्रातिपदिक की परिभाषा जो है वह सूत्रों में बताई गई है, वह है अर्थवद धातुर प्रत्यय, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, इसके बाद ही अर्थात सार्थक शब्द जो धातु और प्रत्यांत शब्दों से रहित हैं उनको प्रातिपदिक कहते हैं। लेकिन इसके बाद एक सूत्र और आ गया, वह है कृत तद्धित समासाश्च। ये सूत्र है वह, ये सूत्र ये कहता है कि कृदंत और तद्धित इन प्रत्ययों से युक्त और समासांत जो शब्द है वह भी प्रातिपदिक कहलाते हैं। ये इसका जो है वह इसका जो व्याख्या है वह इस सूत्र की हो गई। ठीक है, इसके बाद अब आपको चुप हो जाना है। अगर वो ये पूछते हैं कि यहां पर लिंग मात्र से क्या क्या किन किन शब्दों को हमें लेना है या किन किन लिंगों की यहां पर बात चल रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर अलिंग, अलिंग, नियतलिंग और अनियतलिंग, इन तीनों प्रकार के शब्दों की बात यहां पर चल रही है, यह पता होना चाहिए। अलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो उच्चई निच्चई जो अव्यय हैं वो शब्द यहां पर आते हैं। नियत लिंग जिनका लिंग फिक्स है वह नियत लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनियत लिंग में जैसे टट टटी टटम जिनका लिंग है वह परिवर्तित होता रहता है, वह जो है वह अनियत लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और अपन के बाद जवाब बंद। और प्रातिपदिक का अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या है वो हमने बता ही दिया। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं वह पूछी जा सकती हैं। और इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वह पूछे जा सकते हैं। उक्त कर्ता कैसा होना चाहिए, कर्ता में विभक्ति प्रथमा होती है तो कैसा कर्ता में प्रथमा होगी, है ना। तृतीया विभक्ति भी होती है कर्ता में तो वो किस कर्ता में होगी। ये सारी चीजें जो हैं वह हमें पता होनी चाहिए। और एकदम छोटा सा सिंपल सा सूत्र ले सकते हैं। और सूत्र अगर व्याकरण की बात करें तो ऐसा ही सूत्र लें जिसमें कोई वृत्ति नहीं आ रही है। जैसे आप कृत तद्धि समासाश्च ये सूत्र ले लें तो इस सूत्र से ऊपर जो है उस सूत्र को भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें एक ही सूत्र ऐसा लेना है जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ को कह रहा हो। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे ही सूत्रों को लेना है। अगर साहित्य में से ले रहे हो तो जिस भी साहित्य का श्लोक ले रहे हो आप, उस साहित्य का संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप संस्कृत से हो तो आप जो भी फील्ड से हो, काव्य शास्त्र से हो या आपका जो भी फील्ड रुचिकर है, उसको आपको कौन सी एक किताब जो आपको अच्छी लगती है वो आपको कर लेनी है। जैसे साहित्य दर्पण आपको अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, उसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं, ये सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है। तो ये जो है हमें जो पाठ्य हमारा टॉपिक है
उसको सेलेक्ट कैसे करना है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसको हमने आज देखा। और अगली क्लास के साथ में इंटरव्यू की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसके साथ में अपन फिर मिलेंगे। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह इसको सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। चलिए अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।